हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, भारत में लिंगानुपात क्या स्थिति है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेटियो, व्हाट इज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेक्स रेटियो इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले है लिंगानुपात विकास, यानी दोस्तों सेक्स रेटियो डेवलपमेंट। दोस्तों जनसंख्या के संगठन में जिस प्रकार आयु अनुपात का महत्व होता है, उसी प्रकार लिंगानुपात या स्त्री अनुपात भी महत्व रखता है। यदि किसी देश में यह पता लगाना हो कि कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो इसका ज्ञान स्त्रियों की जनसंख्या से लगाया जा सकता है, क्योंकि जितनी अधिक स्त्रियां की संख्या होगी, कार्यशील जनसंख्या उतनी ही कम होगी। इस प्रकार यदि यह पता लगाना हो कि देश में कितने प्रति व्यक्ति आय, देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उस देश में स्त्रियों द्वारा उत्पादन कार्यों में दिए जा रहे योगदान के आधार पर पता लग सकता है। जहां स्त्रियों की संख्या अधिक है, तो पुरुषों के कदम गलत कार्यों की ओर अग्रसर होने लगते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति आदि, जिससे सामाजिक बुराइयां अधिक व्यापक रूप से फैलने लगती हैं और यौन रोग काफ़ी तीव्रता से फैलने लगते हैं। दोस्तों सन 2001 की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 933 स्त्रियां थीं, जबकि सन 1951 में इसका अनुपात 946 था। जहां एक देश में विभिन्न राज्यों में स्त्री पुरुष अनुपात का प्रश्न है, तो केरल ही एक ऐसा मात्र राज्य है जहां प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है और 2001 में यह जनसंख्या 1058 हो गई थी। केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात राष्ट्रीय आय से अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा हरियाणा में स्त्री पुरुष अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। दोस्तों भारत में लिंगानुपात के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहला है ऊंची मातृत्व मृत्यु दर। भारत में मातृत्व मृत्यु दर 4.10 प्रति 1000 जीवित जन्म है, जबकि विकसित देशों में यह मात्र 0.05 प्रति 1000 व्यक्ति जन्म। निर्धनता, कुपोषण, अशिक्षा के मकर जाल में फंसी भारतीय महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है और प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद में स्वास्थ्य की यथोचित देखभाल नहीं हो पाती। प्रसव प्रशिक्षित दवाइयों द्वारा नहीं कराया जाता। इससे बहुत सी गर्भवती महिलाएं समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा है दोस्तों बालिका शिशु हत्या। दोस्तों भारत के कई पिछड़े इलाकों में आज भी पैदा होते ही बालिका शिशुओं को यूरिया का घोल पिलाकर, अकोला का दूध पिलाकर, अफीम खिलाकर या गला दबाकर मार दिया जाता है। इससे पीछे तर्क यह है कि बालिका परिवार के ऊपर एक अनावश्यक बोझ है, तथा आगे चलकर इसकी शादी के लिए पिता को न जाने किस किस के आगे सर झुकाना पड़ेगा तथा लाखों रुपए का दहेज देना होगा। तीसरा है दोस्तों स्त्री भ्रूण हत्या। दोस्तों भारत में पुत्रों की ललक तथा मांग इस सीमा तक अधिक है कि गर्भवती माताओं के गर्भ की जांच पड़ताल करके यह पता लगा जाता है कि गर्भस्थ शिशु बालक है या बालिका वह। यदि बालिका हुई तो समापन कराकर उससे छुटकारा पा लिया जाता है। चौथा है दोस्तों ऊंची शिशु मृत्यु दर। भारत में यूं तो शिशु मृत्यु दर पहले से ही काफ़ी ऊंची है, लगभग 69 प्रति 1000 जीवित जन्म। तथापि बालिकाओं के मामले में यह बालकों की तुलना में अधिक है। दोस्तों बालिकाओं के मामले में शिशु मृत्यु दर 59 प्रति 1000 जीवित जन्म है, जबकि बालकों के लिए 56 प्रति 1000 जीवित जन्म है। दोस्तों कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीव एवियर कंपनी ने अपने एक अध्ययन में पाया कि पंजाब जैसे साधन संपन्न तथा विकसित राज्य में 29% बालक गंभीर कुपोषण से ग्रसित हैं, वहीं 71% बालिकाएं गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। दोस्तों पांचवा है पुनरुत्पादन आयु वर्ग में ऊंची मृत्यु दर। दोस्तों 15 से 44 आयु की महिलाओं को पुनरुत्पादन आयु वर्ग में माना जाता है, क्योंकि गर्भाधारण सामान्य तौर पर इसी आयु के वर्ग में होता है। विडंबना यह है कि महिलाओं में सर्वाधिक मृत्यु दर इसी वर्ग में है। नेशनल सैंपल सर्वे के एक हालिया सर्वेक्षण के दौरान पता चला है कि 15 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के में महिलाओं की मृत्यु दर इसी वर्ग में पुरुषों को मृत्यु दर के मुकाबले 30% अधिक है। देश की लगभग 66.6% गर्भवती महिलाएं
कुपोषण का शिकार हैं, जिससे उनमें गंभीर रूप से रक्त की कमी, गर्भावस्था के दौरान मरने वाली महिलाओं में 40% मृत्यु केवल रक्त की कमी तथा शारीरिक कमजोरी के कारण होती है। छठवां है दोस्तों दहेज हत्याएं। भारत में सामाजिक जीवन में दहेज एक अपरिहार्य बुराई बनकर पनप रहा है। विवाह के समय लड़कियों के परिवार वालों से दहेज के रूप में भारी रकम, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, टीवी और VCR, वॉशिंग मशीन, डबल बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, जेवरात तथा नकदी की मांग की जाती है। जब कोई महिला इतना सारा दहेज नहीं लाती तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अंततः उसे जलाकर, गला दबाकर, जहरीले पदार्थ खिलाकर मार डाला जाता है। और इसके पश्चात देशों में निर्धनता के निवारण के साथ ही पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कमजोर स्थिति की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आय एवं रहन सहन के ऊंचे स्तर के साथ महिलाओं के साक्षरता स्तर पर, रोजगार स्तर तथा सशक्तिकरण के स्तर में सुधार आया है। इससे वे न तो अधिक बार गर्भधारण करती हैं और न प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु ही होती है। दोस्तों, बालिकाओं को परिवार का पर बोझ नहीं समझा जाता, इसलिए न तो उनकी हत्या की जाती है और न उन्हें अनावश्यक रूप से मार दिया जाता है। इसलिए यदि समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारना है तो निर्धनता पर व्यापक रूप से प्रहार करना होगा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना होगा, बालिकाओं का शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, महिलाओं को रोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना होगा तथा दहेज दानों को समूल नष्ट करना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।